हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और आप मेरे साथ मनी 9 पर देखते हैं ऐसा ना वैसा, सिर्फ पैसा, क्योंकि सबको चाहिए पैसा। लेकिन पैसा जो है वो आपके लिए कितना काम कर रहा है। पैसा तो आप कमा रहे हैं, मैं बिल्कुल मानती हूं, पर क्या इस पैसे से आप वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हैं? क्योंकि पैसा आपकी रोज की जरूरतों को तो पूरा कर सकता है, लेकिन अगर पैसा ही कमाते रहेंगे, वेल्थ क्रिएट नहीं करेंगे, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे अचीव करेंगे? और वेल्थ क्रिएशन के लिए जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक ले जाए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट बेहद ज़रूरी है। पर मैं क्या देख रही हूँ ना, इन्वेस्टमेंट जर्नी की सबसे बड़ी समस्या, या मैं कहूँ स्पीड ब्रेकर्स हैं जो आपको ट्रैप कर देते हैं जब आप अपने डिसीजंस को क्वेश्चन करने लगते हैं, जब आपका रिटर्न कम होता है। और रिटर्न क्यों कम होता है? क्या आपने पहले ही कुछ ऐसे गलत डिसीजन लिए जिसकी वजह से आपका रिटर्न स्टक हो जाता है? शुरुआत में दिखता है धुएंधार, फिर मार्केट स्टक हो जाता है तो आपका रिटर्न फिर स्टक हो जाता है। फिर आप सवाल पूछने लगते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो आज हम इसी का जवाब आपको देंगे ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा कॉन्वर्सेशन में। मेरे गेस्ट हैं अनंत लाढ़ा, जो अपने वीडियो से आपके पैसे के रिश्ते को बेटर बना रहे हैं। सो अनंत का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मुझे लगता है अनंत, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। फाइनेंशियल लिटरेसी को आप इतने आसान भाषा में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, छोटी वीडियो, बड़ी वीडियो। सो इट्स लाइक इट्स एन ऑनर फॉर मी। हम पहले भी बातचीत करते आए, पर मैंने आपकी जर्नी को ना अभी वॉच किया है। पिछले 5 साल में आपने कमाल का काम किया है। किताब भी आपकी आई है, तो कंग्रेचुलेशन। और आपके डेजिग्नेशंस अनंत, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, CFA हैं, CFP हैं, ऑथर हैं और फाइनेंशियल एजुकेटर हैं। अनंत, थैंक यू, आपने टाइम निकाला मनी 9 के व्यूअर्स के लिए। इस कॉन्वर्सेशन में मैम हम भी कुछ डिस्कस करेंगे और मैं भी आपसे काफी कुछ चीज सीखने वाला हूं, तो वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। अनंत की सबसे बड़ी बात मुझे लगती है, वो इतने हम्बल हैं। मुझे ये बात हमेशा सही, जब इनके साथ मैंने पहला शो किया था और आज जब मैं बात कर रही हूँ, इनकी ये जो हम्बलनेस है ये कम नहीं हुई है। और मैं अनंत से क्या अचीव करना चाहती हूँ इस कॉन्वर्सेशन में, कि आप केवल पैसा कमाए नहीं, वेल्थ कैसे क्रिएट करें। सिप की तो बात करेंगे, पर क्या सिप से ही फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी? और आपकी मिस्टेक्स को भी हम हाईलाइट करने वाले हैं। पर अनंत, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है, सितंबर 2024 से जो बुरा वक्त शुरू हुआ, वो उथल पुथल जो है अभी भी है। आई अग्री कि मार्केट एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं चलने वाला। ये वॉलेटिलिटी और उथल पुथल हमेशा जो है वो आती रहती है, पर इतना लंबा समय नहीं देखा उथल पुथल। तो अब की जो वॉलेटिलिटी है ना, पोर्टफोलियो को जो नेगेटिव में डाला है सितंबर से, अभी तक हालात बहुत सुधरे नहीं है, तो पैसा बनना रुक गया है। मैम देखिए, इसके लिए ना बड़ा एक सिंपल सा डेटा आपको 2-3 प्रेजेंट करता हूं और उससे सब लोग कनेक्ट कर लेंगे। जब सितंबर 2024 की आप बात कर रहे हैं, उस समय पे कई बार मैंने ये डिस्कशन किया था ओपनली भी 2024-2025 में, कि इंडियन मार्केट ना बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा था बाकी किसी भी इमर्जिंग मार्केट को, यूएस के मार्केट को। हर कोई कह रहा था कि इंडियन मार्केट से अच्छा कोई मार्केट नहीं है। बातें ऐसी हो रही थी कि $100 बिलियन का फंड आने वाले 2 सालों में इंडिया में FIS डालने वाले हैं। इंडिया अमृतकाल बन रहा था, इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट था, इंडिया सबसे इमर्जिंग मार्केट था, इंडिया एक ऐसा मार्केट था जहां पे लोग पागल हो रखे थे अपना पैसा लगाने के लिए। ये थी स्टोरी 2024 में। मैं हमेशा कहता हूं, जब इंडियन मार्केट परफॉर्म कर रहा था ऐसे और इमर्जिंग मार्केट परफॉर्म कर रहा था MSCI का इंडेक्स ऐसे, तो दोनों में एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस आ गया था। जब भी ऐसे डाइवर्जेंस आते हैं तो दोनों को मिलना जरूरी होता है। एक्सपेक्टेशंस मेरी क्या थी, या तो इंडियन मार्केट थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर जाए या फिर इमर्जिंग मार्केट थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर जाए। मजे की बात ये हुई कि मार्केट ने दोनों चीज एक साथ दे दी। इंडियन मार्केट ने भी अंडर परफॉर्म करा और इमर्जिंग मार्केट्स, जैसे कि हम कोरिया वगैरह और कई सारे मार्केट्स की बात करते हैं, वहां पे मार्केट्स ने भी आउट परफॉर्म करा। क्योंकि दोनों चीजें एक साथ हो गई, इसलिए हमें ये डिससेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा हुआ है। पर दिस इज हिस्ट्री, और हमने हिस्ट्री से कई बार सीखा है, जब भी पेंडुलम बहुत ज्यादा राइट साइड चले जाए, इट इज टाइम कि वो पेंडुलम वापस से सेंटर में आके प्रोबेबली लेफ्ट साइड भी जाएगा और इवन इवेंचुअली आपको मीन रिटर्न्स तक लेके आ जाएगा। इंडियन मार्केट ने बहुत आउट परफॉर्मेंस करा था, बहुत क्रेजी नंबर्स की बात हो रही थी, तो इंडियन मार्केट ने अभी अंडर परफॉर्म करा। अब इंडियन मार्केट को कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्म करते हुए 2 साल हो चुके हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि अब मैं इंडिया को जाके शॉर्ट कर दूं, या अब मैं इंडिया में जाके मान लूं कि इंडिया अंडर परफॉर्म करेगा, तो प्रोबेबली अब आप, हो सकता है आपने एंट्री गलत समय पे ले ली थी, अब आप एग्जिट भी डबल गलत जगह ले लोगे। तो एक गलती आप ऑलरेडी कर चुके हैं काफी सारे लोग, कि भैया उन्होंने एकदम टॉप पे जाके 5 रिटर्न्स देख के एंट्री करी। उस समय सबको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना था, हाईएस्ट इनफ्लो स्मॉल कैप्स में आ रहे थे। दूसरी गलती आज हमारी हो सकती है, अगर हमने पिछले 2 साल के रिटर्न्स को वापस से देख के एग्जिट में मार दिया। तो मार्केट इज समथिंग विच विल ऑलवेज वर्क लाइक दिस। आपको एक्सट्रीमिटीज तक ले जाएगा, फिर नॉर्मलाइज करेगा, फिर वापस एक्सट्रीमिटीज तक ले जाएगा। सो प्रोबेबली अब इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव साइड की एक्सट्रीमिटीज जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है आने वाले 2 से 3 सालों में। सो वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक राइट नाउ, और पेसिमिस्टिक होना चाहिए उस समय जब बहुत ज्यादा पूरी दुनिया मर रही हो, पागल हो रही हो, ग्रीड में फंस रही हो।
जब पूरी दुनिया डरी हुई है उस समय अगर आप और पेसिमिस्टिक होंगे तो यू आर नॉट। मैं एक एग्जांपल देता हूं मैम, वॉरेन बफेट हम सभी जानते हैं, सबके आइडियलिस्टिक है। आप मेरे को मैम बताइए वॉरेन बफेट का एक डायलॉग जो सबसे ज्यादा फेमस है। टाइमिंग नहीं करनी है मार्केट को टाइम देना है। मुझे ये मेरा फेवरेट कोट है विच आई स्टैंड बाय। 100% मैम। मैम मैं तो ये कहता हूँ जैसे वॉरेन बफेट साहब है, उनके बहुत सारे कोट्स हो सकते थे जो फेमस होते हैं। फॉर एग्जांपल वो बात कर सकते थे कि भैया रिटर्न ऑन इक्विटी इंपॉर्टेंट होता है, जब तक पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं होता तब तक आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे हजारों उनके कोट्स है, बट सबसे ज्यादा फेमस कोट कौन सा है आज के दिन? बाय व्हेन एवरीवन इज सेलिंग, सेल व्हेन एवरीवन इज बाइंग। विच इज बेसिक सिंपल, विच इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल डायलॉग। बी आपने भी ग्रीडी जैसे व्हेन बोला एवरीवन इज फेयरफुल, और इंग्लिश में यही ना कि आप जब जब सब। एब्सोल्युटली, ओके, तो be ये greedy, हाँ। be greedy when everyone is fearful and be fearful when everyone is greedy, which is actually showing us human psychology. बट रियलिटी में अगर हम वॉरेन बफेट सर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कुछ हमें बहुत दिमाग वाली बात, बहुत इकोनॉमिक्स वाली बात समझनी चाहिए, क्योंकि मार्केट इज मोर अबाउट इकोनॉमिक्स एज कंपेयर टू साइकोलॉजी, ऐसा हमें मानने में आता है। बट मजे की बात ये कि पिछले 20 सालों में जो नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स होता है उसमें से 2 सालों में वो नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स मिला भी इकोनॉमिक्स के लिए नहीं, साइकोलॉजी के लिए है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी का, इकोनॉमिक्स से भी ज्यादा एट टाइम साइकोलॉजी का पॉइंट होता है। आज के दिन अगर हम एग्जिट कर रहे हैं मार्केट में या डर रहे हैं मार्केट से, तो प्रोबेबली हम वापस से साइकोलॉजिकली गलत मिस्टेक करने की तरफ जा रहे हैं। तो आपने कहा कि पेंडुलम की तरह है, ठीक है, राइट पे जाएगा और अब लेफ्ट पे जाने की, ऊपर जाने की संभावनाएं बन रही हैं। तो अभी हम सेंटर में हैं, इस सेंटर में हैं, आप मानेंगे। और अभी एक इन्वेस्टर का बिहेवियर क्या होना चाहिए जिसको पैसा तो बनाना है? अभी अभी बिहेवियर ये होना चाहिए जो 2 साल पहले था। क्या था 2 साल पहले? 2 साल पहले मैम हम बात कर रहे थे कि हम 10 साल के निवेशक हैं, हम 15 साल के निवेशक हैं, हम 7 साल के निवेशक हैं। 7 साल से नीचे की तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। सब बात कर रहे थे कि मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, मेरी रिस्क प्रोफाइलिंग बहुत हाई है, इसलिए मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूं। सब ये बोल रहे थे कि लार्ज कैप क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या होता है, हम तो स्मॉल कैप में बात करेंगे। सब ये बात कर रहे थे कि फॉरेन क्या होता है, इंडिया ही सर्वगुण संपन्न है, हमें यूएस मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना है, इंडिया विश्व गुरु बनने वाला है। ये वही लोग हैं जो 2024 में इंडिया को विश्व गुरु बना रहे थे और आज बोल रहे हैं कि इंडिया के 5 साल हमें ग्लूमी लग रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा स्टेबल है या नहीं है। वही ऑर्गेनाइजेशन थी जो 2024 में हमें बोल रही थी कि इंडिया स्टेबल से सुपर स्टेबल की तरफ जा रहे हैं, हम लोग सबसे बड़े इमर्जिंग मार्केट्स बनने की तरफ जा रहे हैं। और यही वो लोग हैं जो आज के दिन कह रहे हैं कि इंडिया के अंडर परफॉर्मेंस के कारण इंडिया का जो परसेंटेज है वो वन ऑफ द लोएस्ट की तरफ जा रहा है। एफआईएस ने माल बेचा है, और एफआईएस जब भी माल बेचता है ना, तो 2/3 ऑफ दी सेलिंग ऑफ एफआईएस, अगर एफआईएस ने 100 रुपए का माल बेचा है तो ऑलमोस्ट 66 रुपीज का माल उनका बिकता है इंडिया की टॉप 10 टॉप 15 कंपनीज में। अगर आप टॉप 15 कंपनीज टॉप 10 कंपनीज का डेटा निकाल के आज के दिन इंडिया के देखेंगे तो भर भर के एफआईएस की सेलिंग हुई है, बिकॉज दैट इज हाउ एफआईएस वर्क। सो आज अगर हम वेटेज देखेंगे ओवरऑल मार्केट में टॉप 10 कंपनीज का, तो वो इतना लो हो चुका है कि हिस्टोरिक कोविड के लो के आसपास हम आज के दिन पहुंच चुके हैं। तो ये कुछ सिग्नल दे रहा है कि प्रोबेबली, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कोविड जैसी रैली मिल जाएगी, क्योंकि कोविड जैसा फॉल भी नहीं मिला। दिस हैज बीन टाइम वाइज करेक्शन। जब टाइम वाइज करेक्शन होता है तो करेक्शन खत्म कब होगा हमें वो भी नहीं पता। हो सकता है कि मार्केट रैली देने से पहले एक बार वापस से आपका पेशेंस टेस्ट करे, अगर वो होता है तो दैट इज वेरी गुड। बट जब वो पेशेंस टेस्ट होता है उस समय आपको अपना जिस कारण से आपने स्टार्ट किया था उस कारण को याद करके अपने लॉन्ग टर्म विजन को फोकस में डालना होता है। बोलना आसान है, पैसा लगता है, पैसा टूटता है, बुरा सबको लगता है, पर जब तक मार्केट आपका टेस्ट नहीं लगा, मार्केट आपको बड़े रिटर्न्स भी नहीं देखा, तो प्रोबेबली ये आपके टेस्ट का समय है। तो टेस्ट के समय पे पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखेंगे तो पैसा इवेंचुअली आपको पास आएगा। आपने लॉन्ग टर्म विजन की बात की, हम सब कहते हैं लॉन्ग टर्म, आप भी हमेशा यही बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको आना चाहिए मार्केट्स में। पर जब भी लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स भी सेट करते हैं, पर हम हमेशा शॉर्ट टर्म वाले पीरियड्स में अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने रिटर्न को इवैल्यूएट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये लॉन्ग टर्म बोलने में अच्छा है, एक्चुअली में आपको शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रैटेजीज बनानी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली रिव्यू और रीबैलेंस भी तो जरूरी है बीच बीच में, राइट? और जब आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है, मैं अगर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात करूं या इक्विटी डायरेक्ट स्टॉक के पोर्टफोलियो की, तो आप उसमें चेंज तो करेंगे ही ना। यू कांट जस्ट लेट इट गो कि चल रहा है तो चलने दो। मैम लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं कि मैं 30 साल के लिए बना रहूंगा। 30 साल तो सबसे पहले मेरे लिए लॉन्ग टर्म होता है 4 से 5 साल, क्योंकि ये होता है फ्यूचर जो हमने प्रेडिक्ट किया या हम सोच सकते हैं, हमारे को अपने विजन को असेंबल कर सकते हैं। जब मैं बात करता हूँ 20 साल की, मैं चाहता हूं कि हमारा पैसा 20 साल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आईपीओ इन्वेस्टर है जो आईपीओ में ट्रेड कर रहा है, मैं हमेशा लिस्टिंग में प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। आई एम अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इन आईपीओ मार्केट, बट एट द सेम टाइम आई हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। वो कैसे? कि मैं ऐसा नहीं कि 1-2 आईपीओ से अपने डिसीजन को फाइनल कर लूंगा या डिसाइड कर लूंगा कि आईपीओ खराब है या अच्छे है, आईपीओ मार्केट में मेरे को ट्रेड करना है नहीं करना चाहिए।
मैंने आईपीओ मार्केट में काम करना स्टार्ट करा है। मैं लिस्टिंग पे, मतलब मेरा आईपीओ मार्केट में 15 मिनट का होल्डिंग पीरियड होता है। कोई भी आईपीओ मेरे को अलॉटमेंट मिल जाता है उसके बाद का 15 मिनट से लेके मैक्सिमम 5 दिन का। तो क्या मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो गया आईपीओ मार्केट में? नहीं, आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। कैसे? क्योंकि मैं पिछले 10 साल से आईपीओ मार्केट में काम कर रहा हूं, आने वाले 10 साल में काम करने वाला हूं, तो दैट इज वाई आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जब मैं स्टॉक्स की बात करता हूं तो मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं। यूजुअली जब मैं स्टॉक्स में काम करता हूं तो मेरा माइंडसेट या मेरा होल्डिंग पीरियड 20 दिनों से लेकर 40 दिनों के बीच का होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए आया हूं मार्केट में? नहीं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए आया हूं, क्योंकि पिछले 5 साल से भी मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं, 10 साल से स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं, आने वाले 10 साल में भी करता रहूंगा। ट्रेड्स चेंज होती रहेगी, मार्केट चेंज होता रहेगा, मेरी पोजीशंस चेंज होती रहेगी, पर जो मेरा विजन है, जो मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग है, वो सेम रहेगा। म्यूचुअल फंड में इन दी सेम वे, आपका विजन 20 साल का है, पर हर 2 3 4 साल में आपको अपने पोर्टफोलियो को रीशफल करना। अगर इक्विटी ने आउट परफॉर्म कर दिया तो प्रोबेबली डेट इक्विटी का रीएलोकेशन करना। अगर इक्विटी ने अंडर परफॉर्म कर दिया तो वापस से डेट से इक्विटी में जाना। आपने अगर गोल्ड का एक्सपोजर नहीं है तो प्रोबेबली गोल्ड का एक्सपोजर रखना। अपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का माइंडसेट चेंज करना डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट, कि हमें जहां पे ओवर वैल्यूएशन हो रही है प्रोबेबली हम वहां पे थोड़ा सा रुक सकते हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपने टैक्स फ्री लिमिट का प्रॉफिट बुक नहीं किया है, फाइनेंशियल प्लानिंग के तौर पे उस प्रॉफिट को भी बुक करना चाहे, उसको आप वापस इन्वेस्ट कर दो। दीज ऑल आर शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट्स विच वी हैव टू डू टू इंश्योर दैट वी आर इन द मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म। टॉकिंग ओके। अबाउट एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म 20 years, दैट इज अ स्कैम, बिकॉज वो 20 years का विजन ना मुझे पता है मैं कहूंगा, ना आपको पता है। मेरे को लगता है हमारे को लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म इन द सेंस जब हम 20 साल की बात कर रहे हैं तो 4 से 5 साल हमारा शॉर्ट टर्म हो गया। हर 3 4 5 साल के ब्रैकेट्स में उसको बांटना चाहिए, हर साल में रिव्यू करना चाहिए। मैं कहता हूं साल में 1 2 रिव्यूज तो बनते हैं। एक आप नॉर्मल रिव्यू कर दो, एक अगर कभी कोई मार्केट में कोई बड़ा इवेंट आ गया तो आप रिव्यू कर लीजिए कि क्या हम लोग ठीक प्लेस है, क्या हमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। मेजॉरिटी सिचुएशन में चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट इट विल गिव यू रीअश्योरिटी। ओके, तो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी फ्रैंकली आपने बोला कि ये नहीं कि आंख बंद कर दिया, बना दिया तो हो गया। आपने 3 बातें की, आईपीओ की बात की, आपने स्विंग ट्रेडिंग की बात की, इन दोनों पर आपकी किताब भी है, और म्यूचुअल फंड की आपने बात की। ठीक है, ये 3 जो है एक ही इक्विटी ही जॉनरा है इनका, एसेट इक्विटी है, और इसके अलग अलग जो ब्रांचेस हैं इसकी बात की। तो क्या पैसा केवल इक्विटी में ही कोई बना सकता है आनंद? इक्विटी के अलावा क्या जो दूसरे एसेट्स हैं वो बस साइड रोल में है, मेन हीरो इक्विटी है अगर आपको पैसा बनाना है तो? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मेन रोल है आपके एसेट एलोकेशन का। फॉर एग्जांपल, अगर आप यंग है तो प्रोबेबली आपका एलोकेशन मोर टुवर्ड्स इक्विटी होगा, अगर आपके फाइनेंशियल कमिटमेंट्स और डेट नहीं है तो। अगर आपके फाइनेंशियल कमिटमेंट सामने आ रहे हैं तो प्रोबेबली आपको डेट में यूज करना होगा। आज के दिन डेट के लिए क्या अच्छा है, देखिए जिस तरीके से डेट मार्केट प्लेस है, हमारे लिए लॉन्ग डेटेड डेट फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। मैं इसमें आपको 3 4 फिक्स इंस्ट्रूमेंट के अच्छे ऑप्शंस बताने की कोशिश करता हूँ, अदर 5 अच्छे ऑप्शंस बताता हूँ फिक्स इन्वेस्टमेंट्स के या फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने के। पहला, फिक्स इन्वेस्टमेंट्स का एक इंटरेस्टिंग मोड आता है बॉन्ड्स में, जहां पे आप जाके गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, किसी कंपनी के बॉन्ड्स को ले सकते हो। कुछ लिस्टेड बॉन्ड्स भी आते हैं। लिस्टेड बॉन्ड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्सेशन में बेटर टैक्सेशन मिल जाता है लॉन्ग टर्म में। सो लिस्टेड बॉन्ड्स का हमारे पास एक ऑप्शन आता है, और बॉन्ड्स का ऑप्शन आता है जहां पे आप डेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपके लिए एफडीज का ऑप्शन आता है। सीनियर सिटीजन की काफी सारी एफडीज होती है, कुछ स्कीम्स भी होती है जिसमें 15 लाख 30 लाख की लिमिट्स होती है, जहां पे आपको नॉर्मल मार्केट से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको सीनियर सिटीजन की स्कीम्स पे फोकस करना चाहिए। अगर आप फॉरेनर हो, अगर आप एनआरआईज हो और इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एनसीआर डिपॉजिट्स भी आपके पास ऑप्शन आता है। आप डॉलर को इंडिया में डिपॉजिट कर सकते हैं, उस डॉलर को लेवरेज में लेके आगे लोन दे सकते हैं और वहां पे एक अच्छा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो एन स्कीम जिसको अभी गवर्नमेंट ने ओपन किया है, तो ये आपके लिए ऑप्शन आ जाता है। थर्ड, आपके लिए मीडियम टर्म और क्रेडिट रिस्क फंड्स का ऑप्शन आता है, जो म्यूचुअल फंड का पार्ट हो गया, जहां पे आप 2 से 4 साल के माइंडसेट से किसी एक फंड में निवेश करते हो। उस फंड में निवेश करने में फायदा क्या होता है एफडी के कंपैरिजन में, जिस दिन आप रिडीम करोगे उस दिन टैक्सेशन लगेगा। अगर आपने रिडीम नहीं किया तो आपके ऊपर टैक्सेशन नहीं लगेगा। सपोज करते हैं आपने आज इन्वेस्ट कर दिया एफडी में, हर साल पे आपको टैक्सेशन देना पड़ता है और आपका जो कंपाउंडिंग होती है वो रिड्यूस होती है। डेट फंड में आपको हर साल टैक्सेशन नहीं देना है, आप आराम से उसमें निवेश कर सकते हो। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डेट के आ गए। और 5वां डेट नहीं है पर गोल्ड का एलोकेशन आ गया, कि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं या गोल्ड ईटीएफ में यूनिट्स बाय कर रहे हैं। आपके टोटल पोर्टफोलियो का 5% से लेके 15% तक आपका गोल्ड में हो सकता है। और अगर कभी टेक्टिकल मौका आ रहा है, सिल्वर और गोल्ड का लिंक ये होता है कि जब गोल्ड बहुत अच्छा मोमेंटम में होता है तो सिल्वर उसको आउट परफॉर्म करता है। तो जब आपको मोमेंटम दिख रहा है तो प्रोबेबली कुछ टेक्निकल कॉल के रूप में आपका सिल्वर भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे होगा। इस तरीके से आपका एक पोर्टफोलियो की प्लेट बन जाती है।
ये गोल्ड और सिल्वर क्या चल रहा है? जनवरी में जो इन्होंने हमें सब्ज बाग दिखाए, उसके बाद से लेवल्स नीचे हैं, ठीक है। अब लोग जो है गोल्ड और सिल्वर को लेकर समझ नहीं पा रहे हैं, अभी एक्यूमुलेट करें, अभी क्या कर रहा है गोल्ड और सिल्वर में? आप क्या देख रहे हो अनंत? क्या एक्शन है या नो एक्शन है फॉर सम टाइम? नहीं नहीं मैम, नो एक्शन क्यों? नो एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन एंड वेरी वेरी एन वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन। एंड वही सेम पेंडुलम जब हम जनवरी में खड़े थे, वहां पे गोल्ड और सिल्वर के रिटर्न्स ऊपर इक्विटीज एकदम। मार्केट की वर्ल्ड के वर्ल्ड के किसी भी इक्विटी मार्केट को बीट कर रहे थे। और हिस्ट्री हमें बताती है कि जब भी गोल्ड और सिल्वर का दो क्राइटेरियाज होते हैं, आप हमेशा खुद देख सकते हो। जब आपको गोल्ड डिवाइड बाय सिल्वर का रेशियो, अगर गोल्ड इज टू सिल्वर का रेशियो, मतलब गोल्ड का प्राइस डिवाइड बाय सिल्वर का प्राइस, गोल्ड का प्राइस अगर 1 लाख चल रहा है और सिल्वर का प्राइस 2 लाख चल रहा है, अगर ये गोल्ड वर्सेस सिल्वर का प्राइस आपको अगर 50 के नीचे दिखने लग जाए कि मतलब सिल्वर डबल प्राइस पे चल रहा है एज कंपेयर टू गोल्ड, तो दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड बुक प्रॉफिट इन सिल्वर एंड आपको गोल्ड में शिफ्ट होना चाहिए। और अगर गोल्ड के रूल है, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं आप से। पहला, अगर गोल्ड इज टू सिल्वर का रेशियो आपका 50 या फिर उसके नीचे जा रहा है, तो प्रोबेबली आपको सबसे पहले सिल्वर से गोल्ड में तो शिफ्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज सिल्वर गोल्ड से डबल प्राइस पे चल रहा है। हिस्टोरिकली देखा है, जब भी ऐसा होता है तो गोल्ड परफॉर्म्स बेटर एज कंपेयर टू सिल्वर। पहला रूल। दूसरा रूल यह है कि अगर गोल्ड किसी भी समय पे 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, इन सब टेन्योर में इक्विटी मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, उसकी आउट परफॉर्मेंस की परसेंटेज आधा % से ज्यादा है, प्रोबेबली आपको गोल्ड से शिफ्ट होकर इक्विटी में आ जाना चाहिए। क्या इसका मतलब ये है कि इक्विटी बढ़ेगा? ऐसे नहीं। इसका मतलब ये है कि करेक्शन जब भी आएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, सबसे ज्यादा सिल्वर में आएगा, सेकंड गोल्ड में आएगा, थर्ड इक्विटी में आएगा। अगर किसी ने सिल्वर से गोल्ड में शिफ्ट किया होता तो सिल्वर आज 50-60% डाउन है, गोल्ड 30% डाउन है, आपने 20% का अल्फा बनाया। नेगेटिव साइड में अल्फा लोगों को समझ नहीं आता। अगर आपने इसी रूल को यूज करते हुए गोल्ड से इक्विटी में शिफ्ट किया, तो प्रोबेबली इक्विटी 2-4% डाउन है, गोल्ड 35% डाउन है, आपने 30% का अल्फा बनाया। तो ये दो सिंपल से रूल होते हैं। ये रूल ऐसा नहीं कि मैं आज बता रहा हूं, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे तो इस रूल्स के बारे में मैंने नवंबर में भी बात करी थी लास्ट ईयर, दिसंबर में भी बात करी थी और जनवरी में भी बात करी थी कि आप ये दो रूल ध्यान रखिएगा, और जब भी ये दोनों होते हुए आपको दिखे, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है और थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। ओके, तो ये बताइए मुझे, चलिए हमने बहुत सारे पैसों की, एसेट्स की बात की, रिटर्न की बात की। अब मिडिल क्लास का जो अभी स्ट्रगल है, मैं वो आपसे पूछना चाहूँगी। अब मैं अपने आसपास देख रही हूँ, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, सैलरीज जो हैं वो कहीं ना कहीं उतनी नहीं बढ़ रही हैं और नौकरियां जा रही हैं, कई इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही हैं। एक एआई फैक्टर है, एक अर्निंग्स पे प्रेशर है। इन सब में आपको ऐसा लग रहा है कि क्या भारतीय जो है वो गरीब हो रहे हैं? ये जो इकोनॉमी की जो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटीज जो हम आसपास देख रहे हैं, उसको मैं आपके सामने रख रही हूँ। आप क्या देख रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब फीलिंग ऐसी आ रही है कि इंडिया गरीब हो रहा है, पर मैंने जैसे एक आर्टिकल आज सुबह ही पढ़ा है, 100 करोड़ से ऊपर वाले क्लब में एंट्रीज फाइनेंशियल ईयर पिछले 4 सालों में, मतलब 2021 2022 में 100 करोड़ से ऊपर कमाने वाले सिर्फ 142 लोग थे, और आज के दिन वही लोग 576 हो चुके हैं। ये अपर क्लास की बात हुई। अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, तो मिडिल क्लास जितनी आज के दिन इंडिया में स्ट्रांग है, आज आई डोंट थिंक कभी भी इतनी स्ट्रांग थी। मिडिल क्लास स्ट्रांग है आपको कैसे पता चलता है? जब हम देखो, किसी भी का भी खर्चा, किसी की इनकम होती है। जब अभी हम फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं, हमारी कंपनी, अभी बुरा समय चल रहा है इंडियन मार्केट का, फिर भी इंडियन मार्केट की जो ईपीएस की ग्रोथ रेट है वो 8% है। ये 8% की क्यों आ रही है? क्योंकि इंडियन मार्केट की जो कंपनीज है वो माल बेच पा रही है। मेरे को अभी भी याद है, 20 साल पहले मेरे पापा से अब जब भी डिस्कशन होता है कि भाई वो शादी पे जाते थे, तो शादी पे क्या बात करते थे? वो शादी में जाते थे खाना खाने, मम्मी पापा आया करते थे बाद में स्कूटर पे, कार में, और जब वो आते थे डिस्कशन ये होता था कि भैया लड़का का नाक थोड़ा सा टेढ़ा था, लड़की लड़के से हाइट में छोटी थी, बड़ी थी, ये लड़की कैसी लग रही थी लड़के के सामने, लड़का कैसा लग रहा था लड़की के सामने, इसके अराउंड डिस्कशन होता था। आज हम लोग फैमिली जाते हैं डिनर करने के लिए किसी की शादी में, शादी से आते हुए हमारा डिस्कशन ये नहीं होता कि वहां पे हाइट किसकी छोटी थी नहीं बड़ी थी। आज ये डिस्कशन होता है कि भैया एंट्री पे कितना खर्चा हुआ था। हमारा ये डिस्कशन होता है कि पर प्लेट का खाना 500 रुपए का था कि 5,000 रुपए का था। हमारा ये डिस्कशन होता है कि शादी में खर्चा कितना हो गया। खर्चे की बात हो रही है। 20 साल पहले खर्चे की बात नहीं होती थी। 20 साल पहले का टॉपिक और होता था, आज का टॉपिक कुछ और है। और बिकॉज ये आज का टॉपिक हो गया है, इंडिया का एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है। जब इंडिया का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो किसी का खर्चा, किसी की इनकम होगी, किसी की इनकम बढ़ेगी, तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। आपको जान के शौक हो जाएगा, डेटा ये बता रहा है कि पिछले एक साल का इंडिया का सिर्फ शादी का बजट 200 लाख करोड़ को क्रॉस करता है। जब शादी की बात होती है, इंडिया सिर्फ शादी शादी पे 200 लाख करोड़ रुपए खर्च कर देता है। अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं, तो ऑटोमोबाइल्स की सेल्स अभी पिछले 2 क्वार्टर में कम हुई है। उनकी ग्रोथ रेट डीरेट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि माल बिकना कम हो गया है, ग्रोथ कम हुई है। मैं कहता हूं कि इंडिया की मिडिल क्लास स्ट्रांग हो रही है। मुझे कैसे पता चलेगा? जब ग्रोथ रेट कार की सेल्स की ज्यादा हो एज कंपेयर टू व्हीकल।
तब मैं मान लूंगा हाँ इंडिया मिडिल क्लास इज ग्रोइंग। आज के दिन इंडिया की जो ग्रोथ की रेट आती है स्पेसिफिकली व्हीकल्स में, वो फोर व्हीलर्स में ज्यादा आती है एज कंपेयर टू टू व्हीलर्स। तो लोग अपग्रेड हो रहे हैं ना कि डाउनग्रेड हो रहे हैं। तो आई थिंक जब हमारे पे बीतती तो हमें लगता है कि नहीं यार पूरा देश खराब हो रहा है, पूरे देश में इनकम खराब हो रही है, बट जब हम ओवरऑल सिनेरियोस को देखते हैं, ओवरऑल डेटा को देखते हैं, रिटर्न फाइलिंग सबसे हाईएस्ट हो रही है, टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट पे किया है पिछले क्वार्टर में अगर हम कंपेयर करें तो। अब इनडायरेक्ट टैक्स कब बिकेगा या कब ज्यादा होगा? जब इंडिया की सेल्स ज्यादा होगी। इंडिया की सेल्स ज्यादा होगी तो किसने खरीदा माल? वही मिडिल क्लास ने, जिसको अभी हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। सो सिनेरियो इज ये जो ओके। मिडिल क्लास है वो खरीद रहा है और उसके खर्चे इन सब में हो जा रहे हैं, रादर देन उससे वेल्थ क्रिएशन के लिए वो इन्वेस्टमेंट क्या उसी रफ्तार से कर रहा है? मैम इंडिया का मार्केट कैप बढ़ रहा है, एफआईआई सेल कर रहा है, इंडिया की एसआईपी का फिगर 31,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है, जो अभी तक का हाईएस्ट है। अगर 31,000 करोड़ एवरी मंथ इंडिया की एसआईपी में जा रहे हैं, एफआईआई रेगुलरली सेल कर रहा है, एफआईआई के सेल करने के बाद भी इंडिया का मार्केट कैप बढ़ रहा है। मतलब कोई 100 रुपए की चीज थी वो अब 100 रुपए की जगह 110 रुपए की हो गई है। जो फिरंगियों का माल था इंडिया से वो कम हो गया है। तो ये माल लिया किसने है, किसने इन्वेस्ट किया है? ये इन्वेस्ट किया आम आदमी ने। तो आम आदमी निवेश करने का क्या तरीका है? वो खुद डायरेक्ट शेयर्स ले सकता है, म्यूचुअल फंड ले सकता है, तो वो ले रहा है इन्वेस्टमेंट, वो बढ़ रहा है। देखिए हो क्या रहा है, इंडियन के लोग, इंडिया की पब्लिक इन्वेस्ट कर रही है, बट अब उनको थोड़ी सी हेल्प की, सपोर्ट की जरूरत है। ये इन्वेस्टमेंट ना जो 31,000 करोड़ का है ना, ये 31,000 करोड़ का 50,000 करोड़ हो सकता है अगले एक साल में। अगर हम इस आम निवेशक जो इन्वेस्टमेंट करने की तरफ आ रहा है उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दे, हम थोड़ा सा उनको बोले कि नहीं यार तुम आम रिटेलर आदमी हो, अगर किसी को हमें सपोज करते हैं अभी हमने टैक्सेशन लगा रखा है लॉन्ग टर्म में, मैं कहता हूं चलो ठीक है, हमारा मन है कि भैया हमने लॉन्ग टर्म टैक्सेशन से बहुत पैसा कमा लिया, सरकार ने अच्छा कमाया, बहुत अच्छी बात है, बट कुछ ऐसे खर्चे प्रोबेबली हम रोक सकते हैं जो हमें पता है कि वो हम अननेसेसरी दे रहे हैं, और हम शायद इस टैक्सेशन का बेनिफिट दे सकते हैं। हमें लगता है कि नहीं हम सबको नहीं दे सकते, तो आप ये बोल सकते हो कि जिसका भी पोर्टफोलियो 1 करोड़ के नीचे का है उसको हम ये बेनिफिट दे रहे हैं। या फिर जो ये टैक्स फ्री लिमिट है उसको 1.25 लाख 1.5 लाख क्या होता है मैम, कुछ नहीं होता। जब हम बात कर रहे हैं कि 31,000 करोड़ डाल रहा है इंडिया डॉलर पैसा और हम चाहते हो 50,000 करोड़ पे जाए, थोड़ा सा प्रोत्साहन अगर हमें मिल जाता है कि यार ये 1.25 लाख नहीं, हम तो सीधा बोलते ही चलो 10 लाख रुपए तक का साल का प्रॉफिट माफ, मेजॉरिटी इंडियंस निकल जाएंगे इस टैक्सेशन से। उनको टैक्सेशन का जो भी लग रहा है ना कि यहाँ पे टैक्सेशन लग रहा है, उनका ये लोड ही खत्म हो जाएगा। 95% इन्वेस्टर्स का टैक्सेशन खत्म हो जाएगा अगर हम सीधा बोलते 10 लाख। वैसे तो टैक्स फ्री होना चाहिए, बट टैक्स फ्री नहीं भी कर पाते तो एटलीस्ट आम आदमी को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दे और थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए, तो भैया इंडिया के रिटेलर्स ले जाएंगे सारा का सारा मार्केट। अच्छा ये बताइए, तो आप इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप ग्राउंड पर जाकर मिलते हैं, तो आप जब मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपको भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या लग रही है? कमाई कम, गलत इन्वेस्टमेंट चुनना, फाइनेंशियली प्लान नहीं करना फ्यूचर? आप क्या पिन पॉइंट करना चाहेंगे? मैम मेरे को लगता है सबसे बड़ी दिक्कत यह है, हमें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ पे, मेरे को क्या होगा। आज के दिन हमें पता है कि हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, पर इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन, वो भी सही इंश्योरेंस का, गलत इंश्योरेंस तो बहुत पेनिट्रेटेड है इंडिया में, भर भर के बिका हुआ है। बट जो सही इंश्योरेंस है कि क्या हमारे पास एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्या क्या वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमने एक ऐसे पर्सन से ली है क्या जो हमें मुसीबत के समय पे क्लेम दिलवा पा रहा हो या क्लेम में हमारे को सपोर्ट कर पा रहा हो, हमारे साथ खड़ा हो। तो ये जो इंश्योरेंस का इशू है ना, अभी एक ईटी का ही आर्टिकल था कि 95% ऑफ द इंडियंस एज पर देम, जो उन्होंने डेटा की स्टडी करी है, आर 1 बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी लाइन, कि एक हॉस्पिटल का बिल और उनके सारे फाइनेंशियल लाइफ खराब हो जाएगी। सो हमें क्या होता है, हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम सही है, हमारे पे कभी इमरजेंसी हो जाएगी ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल अभी मैं अभी जोधपुर गया था और जोधपुर में मेरी कार ठुक गई थी, और ठुकी भी ऐसी थी कि भाई बिल्कुल खड़ी हुई थी, मैंने कार चालू करी, एकदम एक्सीडेंट हो गया, एंड आई माई सेल्फ वॉज ड्राइविंग एंड इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी। और उस समय मेरे को रियलाइज हुआ लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस समय वो एक्सीडेंट हुआ उसके 5 मिनट पहले आई वॉज वेरी ओके, उसके 10 मिनट बाद बिकॉज आशीर्वाद था मैं बच गया, कार पूरी खराब हुई बट मैं बच गया, मैं आई वॉज वेरी ओके। बट अगर उस एक स्प्लिट मिनट में कुछ भी ऊपर नीचे होता तो क्या मेरे पास उसको कवर करने के लिए सफिशिएंट कवर था क्या? आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपका पैसा, आपका म्यूचुअल फंड, आपका आईपीओ, आपका स्टॉक्स, आपका क्रिप्टोस, जो भी आप निवेश करना चाहते हो, जो भी आप निवेश करते हो, सब धरा का धरा रह जाएगा अगर आपने अपनी फाइनेंशियल एक्सट्रीमिटीज को कवर करके नहीं रखा। तो उसको कवर कीजिए। सिर्फ टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना है। टर्म वर्ल्ड का चीपेस्ट इंश्योरेंस है, हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है। जिस समय आप बेड पे होगे आपका हेल्थ इंश्योरेंस सपोर्ट करेगा। मेक श्योर कीजिए कि जब आप इंश्योरेंस में ले रहे हो तो उधर 500,000 रुपए बचाने की जगह अच्छी जगह से अच्छा प्लान लीजिए, ताकि क्लेम के समय पे आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आए।
दैट इज द ओनली इंश्योरेंस थिंग। यानी सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है। सेफ्टी की जब हम बात करते हैं, ये जो फीलिंग है ना, हमें कुछ नहीं होगा, हम बड़े वो हैं, 20 मार खाए हैं, हमें कुछ नहीं होगा, ये वाली जो फीलिंग है। और ये फीलिंग ना हम तब भी देखते हैं कि जब लोगों की नौकरियां जाती हैं, बहुत इनसिक्योरिटी के दौर से गुजरना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि एक सैलरी तो है, पर सैलरी के साथ साथ आपके पास एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम होना कितना जरूरी है? और इसमें आपने कुछ वीडियोस भी किए होंगे, क्या राय देते हैं आप, कैसे क्रिएट करें पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम? मैम देखिए, अगर आप 3-4 लाख 2-3 लाख रुपए के ऊपर कमा रहे हैं तो पैरेलल इनकम आपके लिए बनाना इजी है। अगर आप महीने के 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए कमा रहे हो तो पैरेलल इनकम की बात करना बहुत इजी है और बहुत जल्दी आप कर भी लोगे उसको सेट। तो मैं उन लोगों के लिए बात नहीं कर रहा, मैं हम्म। उनकी बात कर रहा हूँ जो 20,000 रुपए से लेके लाख 1.25 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। उनके लिए मेरा यहाँ पे आके ये सीधे ब्लंटली बोल देना कि नहीं, आपकी पैरेलल इनकम होनी चाहिए, आप डेवलप करो, आप प्रॉपर्टी खरीदो, रेंटल पे लगाओ, या ब्याज पे पैसा दो, या म्यूचुअल फंड में डाल के एसडब्ल्यूपी कर लो, उसमें वक्त लगेगा। मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि 2 साल में आप पैरेलल इनकम जनरेट कर देंगे या 5 साल में हो जाएगी। वो आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा, आपको 10 साल मिनिमम लगेंगे आपकी पैरेलल इनकम बनाने के लिए। दैट इज द हार्श रियलिटी। और इस रियलिटी को हम जितना जल्दी माने उतना जल्दी अच्छा है, वरना वही एड जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने घोड़ा खरीद लिया, देखो मैंने मेरी सेकेंडरी इनकम से खरीदा, और आप वहां पे जाके कुछ नहीं 10-20-50x के लेवरेज पे कोई गलत प्रोडक्ट को ट्रेड करेंगे और अपने सारे पैसे बर्बाद करेंगे, वो साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। और मेरे कहने के या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो साइकिल है, वो एड्स है, वो हमारी ह्यूमन ग्रीड है। और ह्यूमंस आर फॉर्म्ड बाय इमोशंस। इमोशंस में हमारे पास हैप्पीनेस आता है, सैडनेस आता है, ग्रीड आता है, फियर आता है। पर सबसे ज्यादा यहां पे काम करता है ग्रीड का फैक्टर। ग्रीड क्यों? क्योंकि वो हमें सपने दिखाता है, एक बेटर लाइफ दिखाता है, एक बेटर फ्यूचर दिखाता है, और उसको अचीव करने के लिए हम अपने प्रेजेंट को खराब करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सो सेकेंडरी इनकम बोलना, मैं 25,000 रुपए महीना कमा रहा हूं और मैं बोलूं कि नहीं भैया तुम सेकेंडरी इनकम कमाओ, तुम ट्रेड करो, तुम ये करो, भाई मैं उसको एक गलत होप दे रहा हूं, एक गलत ड्रीम दिखा रहा हूं, एक गलत चीज बेच रहा हूं। सो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, इट विल टेक 5 years 10 years मिनिमम टू बिल्ड दैट सेकेंडरी इनकम। बनानी चाहिए, पर आप ये समझो कि बन जाएगी आसानी से, आसान नहीं होगा। तो क्या हो सकती है सेकेंडरी इनकम के ऑप्शन उनके लिए ही, जिस इनकम कैटेगरी को आप केटर कर रहे हैं, उनको अगर आप 5 साल में ही 25, ऐसा क्या करना चाहिए? प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए? मैम कहाँ से खरीदेंगे मैम? प्रॉपर्टी आज अच्छी लेने जाते हैं तो हमें 70-80 लाख के नीचे की कोई ढंग की प्रॉपर्टी नहीं आती। और बिल्कुल। फ्लैट अगर आप ले रहे हो तो वो अप्रिशिएट की जगह डेप्रिशिएट होता है। सो मैं अगर 50,000 रुपए महीना कमा रहा हूं, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि 5 साल में सेकेंडरी इनकम आ जाएगी। सिर्फ एक तरीका हो सकता है, वो होता है सपने में सोते हुए। कि अगर मैं सो रहा हूं, मेरे को रात में एक ड्रीम आया और मैंने वो ड्रीम को एंजॉय कर लिया, दैट इज ओके। बट लेट्स टॉक अबाउट द रियल रियलिटी। रियलिटी ये है कि नहीं पॉसिबल है, नहीं हो सकती आपकी 5 साल में सेकेंडरी इनकम चालू। आपको मिनिमम मिनिमम 8 से 10 साल देने पड़ेंगे। और आपके लिए जिस इनकम ब्रैकेट की हम बात कर रहे हैं, 25-50 हजार के इनकम ब्रैकेट में आपको अपना पोर्टफोलियो ही बनाना पड़ेगा, स्टॉक्स का, म्यूचुअल फंड्स का। इस पोर्टफोलियो के थ्रू ही आपका सेकेंडरी इनकम स्टार्ट होगी। जितना भी आपका पोर्टफोलियो बन जाता है, उसको रफली आप 8 से 9% आप एनुअली विड्रॉ कर पाएंगे, और वो आपकी सेकेंडरी इनकम होगी। अगर आपने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लिया है तो रफली 8 लाख रुपए आप डिवाइड कर दीजिए 12 से, ये आपकी सेकेंडरी इनकम हो जाएगी। बट वो आपको बनाना पड़ेगा पोर्टफोलियो। आपके 1 करोड़ का पोर्टफोलियो मेरा 1 साल में बन जाएगा, 5 साल में बन जाएगा? नहीं, मेरे को मिनिमम 8 से 10 साल वहां पे लगने ही वाले हैं। यानी जो हाई सैलरी वाले हैं वही जो है, उनके लिए ही सब कुछ अच्छा है, जिनकी सैलरी कम है उनके लिए स्ट्रगल बड़ा है। मैम ये तो जीवन का सत्य है कि अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको अपने स्किल पे काम करना है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ही आपका स्किल होगा। और आज के दिन जिस हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक एक अच्छी रात होती है जिसके बाद आप रातों रात सक्सेसफुल हो जाते हो, पर वो एक अच्छी रात लाने के लिए हजारों रातें आपको खराब करनी पड़ती है। और उस एक हजारों रातों के स्ट्रगल के बाद लोग बोलते हैं कि आप रातों रात सक्सेसफुल हो गए। तो वो स्ट्रगल तो सबको अपने, देखो क्या होता है, सबको अपने हक का मेहनत, अपने हक का स्ट्रगल करना ही पड़ता है। सबका स्ट्रगल की जर्नी अलग हो सकती है, पर वो स्ट्रगल तो आएगा ही। और ये कहना कि स्ट्रगल के बिना हमारे लिए सेकेंडरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, कैसे होगी? ओके, तो आपने रियल एस्टेट की बात की, सीरियसली आसपास देखिए क्या दाम जो है एस्केलेट हुए जब आप प्राइमरी मार्केट में जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट में वैसा रिटर्न नहीं है। और इसीलिए मैं कई एक्सपर्ट से बात करी थी अनंत, वो सभी यही कह रहे हैं कि प्लॉट खरीदिए रादर देन अ फ्लैट। क्या आपको लग रहा है रियल एस्टेट हमें अब कहानी बदल गई है? जो बनाए मकान हैं, फ्लैट्स हैं, उनकी जगह प्लॉट जो है वो आपकी कमाई करवाएगा। मुझे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है प्लॉट लेना, वो पड़ा हुआ है, मुझे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। पर कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि प्लॉट खरीदो,
प्लॉट में पैसा बनता है। मैम ये तो हमेशा से मतलब 50 साल से हमें यही सिखाया है कि आप प्लॉट जमीन खरीदो आपको पैसा बनेगा। मैं कहता हूँ जमीन नहीं खरीदो, आप कोई भी एसेट में लगाओ। अब इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, 150 करोड़। अब ना हम यहाँ पे भी कंपाउंडिंग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है 150 से 200 करोड़ होने में ज्यादा टाइम लगेगा? कोई टाइम नहीं लगेगा मैडम, इंडिया बहुत टैलेंटेड है। कब हो जाएगा 200 करोड़ हमें पता ही नहीं चलेगा। 300 करोड़ होने में आपको लगता है ज्यादा टाइम लगेगा? कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे भी हम कंपाउंडिंग होगी। और जब पॉपुलेशन की कंपाउंडिंग होती है, आपका पैसा अगर किसी भी एसेट में लगा है, इररिस्पेक्टिव कि उस एसेट का नाम क्या है, इट इज बाउंड टू अप्रिशिएट इवेंचुअली। वो एसेट गोल्ड हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, क्रिप्टोस हो सकता है। क्रिप्टोस तो खैर इंटरनेशनल, तो क्रिप्टोस को मैं हटा देता हूं। बट जो भी लोकली अवेलेबल एसेट्स की हम बात करेंगे वो सब बढ़ेंगे। तो आपको अपना पैसा एसेट में रखना ही पड़ेगा, वरना आपका पैसा खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहां वेस्ट हो गया। सो बिल्कुल आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपके लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी में मैं फ्लैट्स की बात नहीं कर रहा, मुझे पर्सनली फ्लैट समझ नहीं आते, बिकॉज फ्लैट्स में अप्रिसिएशन की गणित ही नहीं समझ आती मेरे को मैम। तो वो एक अलग सिनेरियो है। बट हाँ, ठोस जमीन में स्पेसिफिकली इन बी टाउन सी टाउन बहुत अच्छा है, क्योंकि ए टाउन में तो लेना ही बहुत महंगा हो गया है। तो क्या वो दौर आ रहा है जब लोग वो मतलब हार्ड एसेट्स, फिजिकल एसेट्स, आप भी कह रहे हो कि रियल एस्टेट खरीदो, क्या फाइनेंशियल एसेट से बेटर है वो फिजिकल एसेट जो पुराने समय में आ रहे थे, नहीं या नहीं दोनों में मैम, डिवाइड करना है पैसा? मैम लड़ाई है ही नहीं ना। वर्सेस लगाते ही हमारी लड़ाई हो जाती है। हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें एंड लगाना है। जिसकी ओके। जितनी फाइनेंशियल कैपेसिटी हो, उसको अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पैसे को वेस्ट करने की जगह इन्वेस्ट करना है। अब वेस्ट क्या होता है, आपका सेविंग अकाउंट में पड़ा है या पूरा एफडी में पड़ा है, तो वो वेस्ट हो रहा है, उसको आप इन्वेस्ट कर दीजिए। बस बहुत सिंपल से 2 वर्ड का फर्क आता है, आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। अब कौन सा सेट आपको समझ आता है वो आपको डिसाइड करना है। हो सकता है किसी को प्रॉपर्टी समझ आती हो, किसी को कुछ और समझ आता हो। आपको जो एसेट समझ आता है आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। हो सकता है किसी का एसेट ही उसका बिजनेस, और वो कहता है भाई मैं तो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं, वही मेरा एसेट है। भाई वो भी बहुत अच्छा है, बस आपके एसेट में होना चाहिए पैसा। एसेट में है, आई एम गुड टू गो। तो अगले 5 साल अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, वो पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता है, अनंत को सुना है कि अब मैं इसे इन्वेस्ट करूंगा, तो अगले 5 साल कहाँ पैसा बनेगा, कैसे अपने पैसे को डिवाइड करे? अगले 5 साल जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है, इंटरनेशनल मार्केट्स के अलावा हर जगह पैसा बन जाएगा। ओके, बट आजकल तो सबसे ज्यादा लोग हमसे यही पूछते हैं कि ये इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, ये गिफ्ट सिटी से आउटबाउंड फंड्स और में निवेश करते हैं, और ये तो आप कह रहे हो इंटरनेशनल मार्केट से दूर रहो। नहीं नहीं, दूर मत रहो। मतलब आपने मेरे को बोला कि अगले 2 3 साल 4 साल में सबसे मतलब कहां पे रिस्क आपको ज्यादा लग रही है, तो मेरे को इंटरनेशनल मार्केट्स में ज्यादा ओके। लग रही है। बिकॉज मतलब मैं कहता हूं कि कभी कभी ना, मैं बोलूं नहीं बोलूं पता नहीं, चलो हमारे ना जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के हर रिटेल इन्वेस्टर ना भस्मासुर होते हैं। सावन में हम लोग शिव जी की पूजा करते हैं, तो एक शिव जी की कहानी भी बड़ी फेमस है। शिव जी की कहानी क्या है, एक बार उनका भक्त होता है, उस भक्त को वो कहते हैं कि भैया तू आशीर्वाद ले ले। वो आशीर्वाद मांग लेता है कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। और फिर वो कहता है कि हमारे भोले बाबा है, उन्होंने कहा ठीक है भाई दिया तेरे को आशीर्वाद। वो भागते के लिए मेरे को टेस्ट करना है। बोले किस पे टेस्ट करेगा? भैया आप पे टेस्ट करूंगा। तो वो भस्मासुर नाम होता है कि भैया मैं भस्म कर दूंगा शिव जी को। फिर वहां पे आते हैं मोहिनी अवतार लेके हमारे विष्णु जी आते हैं, वो बचाते हैं और भस्मासुर का हाथ खुद के सर पर लगवाते हैं डांस करके, और भस्मासुर खुद भस्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, भस्मासुर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, और रिटेल इन्वेस्टर भी भस्मासुर होता है। मतलब हम जिसकी तरफ भागते हैं कि भैया मेरे को इसमें ही सब कुछ अपना पैसा लगाना है, हम उसको भस्म कर देते हैं। हमने पहले पसंद किया इंडियन मार्केट को कि भैया इंडियन मार्केट में $100 बिलियन सब एसआईपी करो, सब इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट, 20-20% के रिटर्न के सपने लिए हमने उसको पसंद किया। फिर सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के भी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इधर ही आ रहे थे। फिर आम आदमी कहां भागा भागा कि भैया गोल्ड सिल्वर गोल्ड सिल्वर गोल्ड सिल्वर। सबसे ज्यादा हाईएस्ट इन्फ्लोज गोल्ड में और सिल्वर के ईटीएफ्स में और फंड्स में हुआ है जनवरी में। हमने उधर भस्म किया। अब उसके बाद अब हमने कहा कि हम कोरिया मार्केट में गए कि भैया कोरिया 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 भस्म हुआ। और कोरियन मार्केट में मेरे पास हर आदमी आता है, बोलता है भैया ये बताओ कोरिया में इन्वेस्ट कैसे करूंगा, तो हमने कोरिया को भस्म किया। अब हर आदमी मेरे को आज के दिन पूछ के क्या रहा है, सुबह से मेरे पास 10 लोग आ चुके हैं जो मिलके गए कि भैया आज आपसे थोड़ा बहुत कुछ सीखा है हमने, हमें पसंद हो आप, तो मिलने आए कि भैया गुरु पूर्णिमा का दिन है, कुछ लोग मिलने आए। जो मिल रहा है सब ये कह रहा है कि भैया इंटरनेशनल मार्केट बताओ, इंडियन मार्केट तो सब खराब हो गया। तो मेरे को साइकोलॉजी थोड़ी सी समझ आती है, और मैं समझता हूं कि अगर हर आदमी पूछ रहा है कि भैया इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो हम यस, कर लेकिन देंगे ये, ऐसा। हाँ बिल्कुल भस्म कर देंगे। ये जो आपकी थियरी है ना, ये वो कहीं ना कहीं वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो भी जो है ना बहुत बड़ा, कि हम मिस कर देंगे, हमसे मिस हो जाएगी, और इस चक्कर में हम उसके पीछे भागते जा रहे हैं। चलिए, तो भस्म नहीं करना, तो फिर कहाँ लगाना है पैसा, ये भी बता दीजिए।
आप एसआईपी करना चाहते हैं, आप गोल्ड में करिए। आप एसआईपी करना चाहते हैं, आप इंडियन मार्केट्स में करिए। आप एसआईपी करना चाहते हैं या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी में करिए। इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो मार्केट स्पेसिफिक मत देखिए। अगर आपको मार्केट स्पेसिफिक जाना है तो वहां पे बहुत बड़ा टेक्निकल कॉल लेना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में सबसे अंडर परफॉर्म कहां हुआ है, वहां पे आपकी अपॉर्चुनिटी बनती है, वो छोड़ दीजिए। अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में आपकी इच्छा ही है तो आप S&P 500 का इंडेक्स फंड लीजिए, जो एक डाइवर्सिफाइड वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज है, वहां पे इन्वेस्ट कीजिए। मैं इंटरनेशनल मार्केट से स्पेसिफिकली सारे इंटरनेशनल मार्केट को यहां पे कवर नहीं कर रहा था, बट मेरा मेन सिग्नल था अभी हम इंटरनेशनल मार्केट में कहां पे भागने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं कोरिया की तरफ, हम लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे मार्केट की तरफ जिसने डबल हुआ है पिछले 1 साल में। जो पिछले 1 साल में डबल हो गया, पिछले 6 महीने में डबल हो गया, वहां पे नहीं जाना है। अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी एसआईपी करनी है तो आप करिए ना, आप नास्डेक में कीजिए एसआईपी। आप नास्डेक से भी बेटर होता है कि S&P 500 में कीजिए, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको मिलेगा, आप वहां करिए एसआईपी। हर जगह आपका पैसा बनेगा इवेंचुअली। जिस तरीके से मार्केट आज के दिन प्लेस है, यहां से कंपैरेटिवली सिनेरियो बेटर लगता है। मार्केट के करेक्शंस विल कम, करेक्शंस आर पार्ट ऑफ इट, बट करेक्शंस आर टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। बोलना आसान है, सुनना आसान है, फॉलो करना डिफिकल्ट है। ओके, अब मेरे 2 सवाल हैं कि मैं कहाँ पैसा लगाऊं। तो मुझे पता है आपने कहा आप 20 इयर्स के लिए आपको पता नहीं क्या होने वाला है, पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर किसी के पास 10 लाख इन्वेस्टमेंट करने की हैसियत है, वो 10 लाख रुपए 20 इयर्स के टाइम होराइजन के लिए, लेट्स से उनका फोकस होगा कि मुझे रिटायरमेंट के लिए ये पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, आगे जाकर वो उससे अपने रिटायरमेंट में SWP करे, या जो भी अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए 10 लाख का वो इन्वेस्टमेंट करके उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता है, उसे इसको कहाँ लगाना चाहिए? मैम देखिए, अगर कोई मेरा डेट का कमिटमेंट नहीं है और मेरे को इन्वेस्टमेंट एसेट्स में ही करना है और 20 साल है या 10 साल का मेरा माइंड हॉराइजन क्लियर है, तो 10-12% से ऊपर का पैसा आपका डेट में नहीं जाएगा, वो भी आपका प्रोबेबली एसेट एलोकेटर फंड्स के थ्रू चले जाएगा। थोड़ा बहुत पैसा आपका 10-12% नेक्स्ट आपका जाएगा गोल्ड में, जो आपका एसेट एलोकेशन कर देगा, तो करीब 25% हो गया। नेक्स्ट मेजॉरिटी पैसा जो होगा 75% में से प्रोबेबली 50% के आसपास आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो बनेगा। वो इक्विटी का पोर्टफोलियो आपका डिपेंड करेगा कि आप कितना लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में रखते हो। मेरे को पर्सनली लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप कैटेगरी और स्मॉल कैप कैटेगरी ज्यादा पसंद आती है, पर वो आपकी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपका 50% डिवाइड हो जाएगा। लास्ट 25% आपका डिस्क्रिशनरी रहेगा। आप डिस्क्रिशनरी में क्या होगा, आपको इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आप S&P 500 को लीजिए। आपको लगता है नहीं नहीं मेरे को एसएमई के कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, आप एसएमई के स्टॉक्स में करिए। आपको लगता है नहीं मैं खुद आईपीओ मार्केट में इन्वेस्ट करके वहां से ज्यादा कमा सकता हूं और उसकी मैं यूज करना चाहता हूं, आप वो करिए। आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, आप वो करिए। आप फिर अपने खुद के माइंडसेट, अपनी खुद के स्किल, अपनी खुद के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, और अगर कोई 10,000 रुपए की SIP शुरू करना चाहता है, SIP इज जस्ट अ टर्म, मेरा मतलब है कि हर महीने 10,000 कंट्रीब्यूट करना चाहता है, डायरेक्ट स्टॉक्स में जाए, SIP करे, और क्या ये 10,000 का इन्वेस्टमेंट करने वाला करोड़पति बनने का सपना देख सकता है? वो बन सकता है करोड़पति? लंबा समय लग सकता है? मैम मेरे बर्थ वाले साल 1995 में एक फंड आया था। ब्रदर, दो फंड की स्टोरीज है, एक फंड की सुनाता हूँ। 1995 में एक फंड आया था जिसका नाम था निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये कोई एडवाइस नहीं है, कोई टिप नहीं है, मैं जस्ट एक एजुकेशन पर्पस के लिए, एक एग्जांपल समझाने के लिए कि क्या पैसा बनता है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। प्लीज कंसल्ट योर एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। जो भी फंड का नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो 1995 में एक फंड आया था जिसका नाम था निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। अगर किसी ने मात्र 1,000 रुपए की एसआईपी करी होती, बिकॉज उस समय 1,000 रुपए भी एक अच्छा अमाउंट हुआ करता था, तो अगर आपने 1,000 रुपए की एसआईपी करी होती 1995 से और कोई नहीं बढ़ाया, सिर्फ 1,000 रुपए की एसआईपी 1995 में करी, 2010 में भी करी, 2020 में भी करी और आज तक करी होती, तो आपने रफली रफली 30 साल तक की एसआईपी चला ली है। अब ये 1,000 रुपए महीना, 1 साल का 12,000 रुपए, 10 साल का 1,20,000 रुपए, 30 साल का रफली 3,60,000 रुपए, 3,70,000 रुपए। अगर हम एक और साल एडिशन मान ले तो रफली आपने 3,60,000 रुपए का निवेश किया है। अगर आपने निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 1,000 रुपए की एसआईपी करी होती 1995 से लेके आज तक की, तो उस फंड की वैल्यू रफली रफली, ज्यादा हो सकती है, कम होने की प्रोबेबिलिटी कम है, रफली रफली 3 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। तो 1,000 रुपए की एसआईपी ने आपको पैसा बना के दिया है। और ये 1,000 रुपए की एसआईपी मैंने इस पर्टिकुलर फंड की इसलिए बात करी क्योंकि 1995 में बहुत लिमिटेड फंड थे, तो बहुत लिमिटेड फंड थे, तो उन्हीं लिमिटेड फंड में से हमें बात करनी पड़ रही है। एक निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड था, एक और फंड हुआ करता था HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसकी भी ऐसी स्टोरी है, बट वो फ्लेक्सी कैप था, ये मिड कैप था, तो मिड कैप ने ज्यादा रिटर्न्स दिए। मिड कैप ने करीब 22% का सीजीआर दिया है। मैं नहीं कहता कि 22% का सीजीआर आएगा, बट मैं ये स्टोरी के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूं कि पैसा बनता है।
जो उस समय का 1,000 था उसको 10 गुना कर दोगे तो वो आज का 10,000 होता है। तो 10,000 करना भी बहुत सुंदर है। और 1,000 रुपए 1995 में किसी ने करा और हर साल सिर्फ 10% से बढ़ाया हो, तो ये जो 4 करोड़ का फिगर है वो 4 करोड़ नहीं 8 करोड़ का फिगर हो जाता है। तो अगर आप हर साल अपनी इनकम के साथ बढ़ा सकते हो, आपको बीच में कोई जंप मिला है और उस 1,000 रुपए को आप सीधा 5,000 रुपए कर सकते हो, तो आप सोच रहे हो कितना बड़ा कॉर्पस होगा। आज की लैंग्वेज में आपने 10,000 से स्टार्ट करी है, इस साल 10,000 करिए, अगले साल आप 11,000 करते हो, फिर आप 10-10% बढ़ाते जाते हो। कभी आपका बड़ा जंप हो गया तो सीधा ये 10,000 या 11,000 आपने सीधा सीधा 25,000 कर दिया। तो ये जो आप जैसे जंप देते जाएंगे तो आपका पैसा बनेगा। एसआईपी कहाँ करनी है? अगर आपको किसी एडवाइजर को यूज करना है तो आपको एडवाइजर प्रॉपर्ली गाइड कर देगा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्ली गाइड कर देगा आपको कहाँ करना चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं है, मेरे को एडवाइजर नहीं चाहिए, मैं तो खुद ही करूंगा और मैं खुद जानता भी हूं, तो आप अपने हिसाब से पोर्टफोलियो बना लीजिए लार्ज मिड स्मॉल कैप का। अगर आपको नहीं समझ आता कि नहीं मेरे को समझ भी नहीं आता, मेरे को यूज भी नहीं करना किसी को, तो आप सीधा इंडेक्स फंड में ले लीजिए। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या चाहिए। शुरू करना जरूरी है, 10,000 से करो, 5,000 से करो और उसे बढ़ाते रहो, और उस कैसे करना ये समझ हासिल कीजिए और कीजिए। ओके, जाते जाते है ना, तो आपकी तरफ से वन मनी एडवाइस जो आप देना चाहेंगे लोगों को, सो दैट वो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी की एक वो गलती जो आप हाईलाइट कर दें हमें। गलती हाईलाइट कर दूं? गलती मैम ये है कि आप स्टॉक्स में एवरेज डाउन करते हो, म्यूचुअल फंड्स में एवरेज डाउन नहीं करते हो। एवरेज डाउन आपको म्यूचुअल फंड्स में करना होता है, स्टॉक्स में आपको जो लॉस हो गया उसको काट के निकलना होता है। हम्म। स्टॉक्स में एवरेज डाउन नहीं होता क्योंकि आपने एक सिंगल स्टॉक की बेट ले रखी है, वहां पे आप अगर गलत होते हो तो आपको उतने ही गड्ढे में जाना है जितने से आपको बाहर आने की हिम्मत हो। अगर आपने कभी जीवन में 100% का रिटर्न नहीं पाया है तो 50% किसी स्टॉक को टूटने में मत दीजिए, क्योंकि अगर कोई 100 रुपए का स्टॉक 50 रुपए होता है, वापिस से 50 से 100 होने में उसको 100% बढ़ना पड़ेगा। तो कभी भी स्टॉक्स में एवरेज डाउन नहीं होता है। म्यूचुअल फंड्स में जरूर एवरेज डाउन होता है, क्योंकि वो आप एक स्टॉक नहीं एक पूरा पोर्टफोलियो बाय कर रहे हो, मार्केट टूट रहा है, आपका फंड टूट रहा है, एक फंड मैनेजर है जो प्रोफेशनल है, जो मनी से प्रोबेबली कम अटैच है, आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है और वो आपके लिए मेंटेन कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड्स में एवरेज डाउन हमेशा काम करता है। ओके, आपकी किताब भी है जिसमें आप स्टॉक मार्केट को सिंप्लीफाई करते हो, तो अभी स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले, जो डायरेक्ट इक्विटी में जाने वाले, उनके लिए क्या मैसेज है आनंद? यही मैम, जो वेन यू फाइंड योर सेल्फ इन अ होल, डोंट डिग इट फर्दर। अगर आपको लग गया कि आप एक गड्ढे में गिर गए हो और वो आपका स्टॉप लॉस हो गया है, वहां से निकलो, उसको और मत खोदो के लिए और ये नहीं करना है, अपने को निकलना है। ओके, सो आपको याद हो हमारा महाभारत में भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया था तो पांडवों का क्या हाल हुआ था। हम जब वहां पे जो महाभारत की स्टार्टिंग ही हुई थी वो एक स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से हुई थी। और वहां पे तो जबकि श्री कृष्णा भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके गाइड अवेलेबल थे, पर फिर भी अगर उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो क्या हाल हुआ था महाभारत में हम सभी को पता है। इवन हमने द्रौपदी को भी वहां पे उन्होंने दाव पे लगा दिया था, बिकॉज अपने भाइयों को, अपने राज्य को, अपनी द्रौपदी को, पूरा सब कुछ दाव पे लगा दिया था, बिकॉज स्टॉप लॉस लगाना रह गया था। अब आप और हम तो क्या है साहब, युधिष्ठिर तो सत्यवादी थे, बहुत महापुरुष थे, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, हमसे ज्यादा समझदार थे। उन्होंने एक स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से इतनी बड़ी कीमत भुगती है, तो आप और हम तो क्या ही चीज होते हैं। ओके, सो इन्वेस्टमेंट का स्टॉप लॉस है मान सत्य। आनंद की बातचीत का ये टेक अवे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि जेब में 1,000 रुपए हो या 5,000 रुपए हो, इसको वेस्ट नहीं कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए वेल्थ क्रिएशन के लिए। आनंद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, गुड डे, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो अनंत लाडा जो हमारे साथ थे, उनकी बातचीत आपको कैसी लगी? आपके लिए कौन सी बात जो है स्टैंड आउट करी जो आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा आपकी बातचीत, आपको इस इंटरव्यू का हिस्सा क्या अच्छा लगा, हम उसे जानना ज़रूर चाहेंगे। चलिए, आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है एक नए मेहमान के साथ।